अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो। यह खूबसूरत और प्रेरणादायक विचार थे ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम जी के। नमस्कार, मैं हूं आपका भाई उज्जवल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एपीजे अब्दुल कलाम जो सन 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे, और प्रेरणा के एक बहुत बड़े स्रोत। शालीनता, सादगी, सौम्यता और विनम्रता न सिर्फ इनके बातों में महसूस होती थी बल्कि इनके चरित्र में भी झलकती थी। उनके विचारों ने न सिर्फ बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाई बल्कि इनके विचारों ने युवाओं को भी एक नई प्रेरणा दी। दोस्तों, अक्सर हम बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि अगर हम बड़े सपने देखेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे, और इस डर से हम अपने सपने देखने छोड़ देते हैं और इस दिशा में सोचना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन कह रहा होता है कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता। पर क्या आपको मालूम है, अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा बनना है तो उसकी शुरुआत सपने देखने से ही होती है। दोस्तों, ऐसा ही एक सपना कलाम साहब बचपन से ही देखा करते थे, और वो था आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना। दरअसल बचपन से ही कलाम साहब आसमान के रहस्यों से और नीले आसमानों में उड़ने वाले उन परिंदों को देखकर बद्ध हो जाते थे। उन्हें उड़ते हुए परिंदों को देखकर खुद भी आसमान में उड़ने की तमन्ना होती थी। वहीं से उनके सपनों को एक नई दिशा मिली और उन्हें विश्वास था कि वो भी एक दिन इस खुले आसमान में इन परिंदों की तरह जरूर उड़ेंगे। दोस्तों, इसी एक सपने की बुनियाद पर कलाम साहब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। सच्ची लगन और इस एक इरादे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और फिर एक दिन उनका ये ख्वाब हकीकत में बदल गया जब वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट बन गए। कलाम साहब जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और आज जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इनके बचपन से शुरू करते हैं। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिल मुस्लिम फैमिली रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता एक नाविक थे जो यात्रियों को नौ में रामेश्वरम के एक किनारे से दूसरे किनारे धनुषकोडी ले जाते थे और उन्हें वापस छोड़ देते थे। दोस्तों, कलाम साहब एक सीधे साधे परिवार में पैदा हुए थे जहां पर ह्यूमन वैल्यूज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उनके माता पिता ने उनका परवरिश बहुत प्यार और ह्यूमन वैल्यूज से की थी। क्या आपको पता है दोस्तों, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कलाम साहब बचपन में न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। बचपन से ही वो एक हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट चाइल्ड थे। चीज़ों को समझने की, जानने की उनके अंदर इच्छा थी। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ के टीनेजर के उस दौर में होते हैं जो हमारे करियर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस होता है, जहां हम अपने पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना होता है और ये डिस्कस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, हम अपने सपने को पूरा करने के लिए और ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों को छूने के लिए यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग पॉसिबल करने के लिए 1955 में कलाम साहब पहुंच जाते हैं मद्रास सिटी, जो अब चेन्नई के नाम से जानी जाती है। कलाम साहब ने चेन्नई में MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। उन दिनों इंडिया में ये एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता था और आज भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इनका नाम आता है। तो आप समझ ही सकते हैं इस कॉलेज में जो एडमिशन लेने की क्राइटेरिया होगा वो कितना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आपको तो मालूम ही होगा कि कलाम साहब बचपन से ही हार्ड वर्कर और इंटेलिजेंट थे। जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर वो बड़े डेडिकेटेड और बहुत फोकस थे। इसी माइंडसेट और सिंसियरिटी की वजह से कलाम साहब का नाम कॉलेज की एडमिशन लिस्ट में आ गया था। लेकिन इस कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और उस फीस को पे करना उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस समय अपने पिताजी से कुछ मदद मांग सके, लेकिन ऐसे में उनकी बहन ने उनको आगे बढ़कर सपोर्ट किया और अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी ताकि उनका भाई उस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा नाजुक वक्त आया होगा ना, जब हम अपनी मंजिल के सामने खड़े हो, बावजूद इसके हमारे पास सारी क्षमताएं हो लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी हो। ऐसे वक्त में कितना हेल्पलेस महसूस करते हैं हम, है ना? ऐसे में लगता है कि बस कोई ईश्वर का भेजा हुआ इंसान आए और हमारी उस घड़ी में मदद करे। वाकई कलाम साहब की बहन उनके लिए ऐसे वक्त में ईश्वर का भेजा हुआ वही इंसान थी और इस बात का भी कलाम साहब ने बहुत मान रखा
उन्होंने सोचा कि वो पढ़ाई में इतनी मेहनत करे ताकि उन्हें कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सके और वक्त आने पर वह अपने बहन के द्वारा गिरवी रखी हुई ज्वेलरी को छुड़वा सके। इसके बाद उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया था और यहाँ से उनके जीवन में एक नया चरण शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने पहले दिन से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, कलाम साहब के कॉलेज में 2 हवाई जहाज़ के मॉडल्स थे जो स्टूडेंट के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर रखे हुए थे। कलाम साहब उन्हें देखकर इतने आकर्षित हो जाते थे कि वे घंटों उन्हें निहारते रहते थे और अक्सर कल्पना करते थे कि वो एक खुले आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ा रहे हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग काम का प्रेशर नहीं सह पाते। हमें या तो गुस्सा आ जाता है या तो हम पैनिक हो जाते हैं और उस वजह से हम वो काम को अधूरा छोड़ देते हैं या फिर वो काम को पूरा ही नहीं कर पाते। जब कलाम साहब अपने फाइनल ईयर में थे तो उन्हें और उनके 4 सहपाठियों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, जिसमें एज अ टीम सभी स्टूडेंट की कुछ न कुछ जिम्मेदारी थी। कलाम साहब इस प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट डिज़ाइन का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था। इस दौरान कॉलेज के डायरेक्टर ने एक दिन उनकी प्रोग्रेस देखनी चाहिए, लेकिन उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं थी और ये देखकर कॉलेज के डायरेक्टर कलाम साहब से बहुत नाराज़ हो गए थे। उस समय कलाम साहब ने कॉलेज के डायरेक्टर से कुछ समय मांगी ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर कलाम साहब की बात सुनने को राजी ही नहीं थे और उन्होंने कलाम साहब को सिर्फ 3 दिनों का समय दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर इन 3 दिनों में तुमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। जब कॉलेज के डायरेक्टर ने कलाम साहब से ये बात बोली थी तो उस दिन शुक्रवार दोपहर थी और 3 दिन का समय मतलब उनको वो प्रोजेक्ट सोमवार को सुबह देना था। पहले तो कलाम साहब स्कॉलरशिप कैंसिल करने की बात से घबरा गए थे और ऊपर से उनको 3 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था। उनकी स्कॉलरशिप रद्द न कर दी जाए उसके लिए उन्होंने अपने आप को उस प्रोजेक्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन 3 दिनों में न तो उन्हें अपनी शुद्ध बुद्धि और न ही अपने आसपास हो रहे गतिविधियों की। उन 3 दिनों में उन्होंने न तो अपना खाना ठीक से खाया और न ही ठीक से सोए। रविवार की सुबह ऑलमोस्ट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीटेशन पर ले आए थे। जब उनके कॉलेज डायरेक्टर को इस बात का पता चला तो वो कलाम साहब की लगन, मेहनत और उनके अंदर जो एक जिम्मेदारी का एहसास को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कलाम साहब को प्यार से गले लगा लिया था। अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद कुछ वक्त के लिए एज अ ट्रेनिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर में ज्वाइन किया था। दोस्तों, हर ट्रेनी अपने ट्रेनिंग के बाद और अपने इतने सालों के एफर्ट्स के बाद अपनी कैरियर की शुरुआत एक अच्छी नौकरी से करना चाहता था। क्या कलाम साहब अपनी कैरियर की शुरुआत अपनी मनपसंद नौकरी से कर पाएंगे? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कलाम साहब को 2 जगह से नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल्स आए थे और दोनों ही नौकरियों के ऑफर्स उनके दिल के बहुत करीब, उनके सपनों से यानी फ्लाइंग से जुड़े हुए थे। एक नौकरी का कॉल्स था इंडियन एयरफोर्स से, जिसके लिए एयरफोर्स पायलट के लिए इंटरव्यू देने जाना था देहरादून में, और दूसरा कॉल्स था डायरेक्टोरेट टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से। कलाम साहब इन दोनों इंटरव्यू कॉल्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और ये दोनों इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए वो रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए, जहां वो DTDNP के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों ही इंटरव्यू उनका अच्छा जाता है। इसके बाद कलाम साहब दिल्ली वापस आए। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था उन्होंने उसके रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहा और उनका सिलेक्शन एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में हो गया था। उसके बाद इनकी टीम ने बहुत सारी मिसाइल्स बनाए और ये सब हमारे जीनियस कलाम साहब की देन थी। ईयर 1990 में उन्हें उनके असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, जिसमें कलाम साहब ने पॉलिटिकली एंड टेक्निकली एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और इन्हीं के कड़े प्रयास से इंडिया एक न्यूक्लियर रिच कंट्री बन पाई। उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला था और ईयर 1997 में उन्होंने भारत रत्न का अवार्ड से भी नवाजा गया। आगे 2020 के बारे में जो उनका विचार था, इंडिया का विजन जो उसने देखा था कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो, उसको वो राष्ट्र के समक्ष रखे। जुलाई 2002 में
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते और उन्हें भारत का 11वां प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। दोस्तों, कलाम साहब के सादगी के बारे में हम जितनी बातें करें उतनी कम है। आमतौर पर जब लोग किसी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है या कई बार लोग दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन हमारे कलाम साहब एक जीती जागती मिसाइल थे। न सिर्फ देश के लिए बल्कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो सादगी से अपने जीवन जीते थे, जो कम से कम चीज़ों के साथ जीवन यापन करते थे। इसी सिलसिले में 27 जुलाई 2050 में कलाम साहब को एक लेक्चर डिलीवर करने IIM शिलोंग जाना था। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उनके अंदर से कुछ तकलीफ़ें महसूस हुई, लेकिन थोड़ा सा आराम करने के बाद ऑडिटोरियम में लेक्चर देने के लिए चले गए। लेक्चर शुरू होने से कुछ ही मिनटों बाद वो कोलैप्स हो गए और उन्हें तुरंत ही नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनकी कंडीशन उस समय काफ़ी क्रिटिकल थी और उन्हें उस वक्त ICU में रखा गया था और लगभग रात के 7:45 के करीब कैंडिडेट अरेस्ट आने की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, कलाम साहब के निधन की खबर से पूरे भारत को एक गहरा सदमा पहुंचा। सिर्फ देश ही नहीं, उनका जाना पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। दोस्तों, आज कलाम साहब हम सब के बीच में नहीं रहे। भारत को लेकर उनका एक खूबसूरत सपना था। देश की युवा पीढ़ी जिसके लिए वह कंसर्न रहते थे, इस पीढ़ी को उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। उम्मीद करते हैं आप सबको कलाम साहब की ये खूबसूरत जीवनी पसंद आई होगी। आखिर में आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।